हेलो दोस्तों, AK टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था हिंदी शिक्षण, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण और उसके महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों को जो CTET में ज़रूर आते हैं। उनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। संस्कृत शिक्षण, पहला क्वेश्चन है भाषा शिक्षणे नियंत्रण नाम। भाषा शिक्षण में नियंत्रण कैसे पाया जाए, उसका क्या नाम है। मैंने आपको बताया है कि जब भाषा शिक्षण पर नियंत्रण या परिपक्वता पाई जाती है तो व्याकरण द्वारा पाई जाती है। अगर हम मैथ पर परिपक्वता पाएंगे तो मैथ के सूत्रों से, मैथ के जो सूत्र होते हैं उनसे परिपक्वता पाएंगे। साइंस में साइंस के सूत्रों से। अब जब भाषा पर हम नियंत्रण पाएंगे तो भाषा की व्याकरण या किसी भी सब्जेक्ट पर हम नियंत्रण पाएंगे तो उसके व्याकरण से। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। पूर्ण अधिकार पाने के लिए व्याकरण या सूत्र की जरूरत होती है। आइए, पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषाया निरर्गल उपयोग। जिस भाषा का हमें लक्ष्य है उस पर निरर्गल उपयोग करें, यानी कि कोई ऐसा जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो ऐसी भाषा का हम उपयोग करें। कुछ भी बोल सकते हैं, गाली फाली ऐसे शब्दों का अगर उपयोग करें तो क्या ये हमारी भाषा पर नियंत्रण पा सकते हैं? नहीं, कैसा भी उपयोग करने से नहीं पा सकते। दूसरा ऑप्शन है परिवीक्षित। भाषा शिक्षण परिवीक्षित भाषा शिक्षणम। परिवीक्षित का मतलब होता है सुधार योग्य। ऐसी भाषा बोलें जो सुधार योग्य हो। भाषा बोलें, भाषा शिक्षण ऐसा करें जो हमारे सुधार योग्य हो, ऐसा भाषा शिक्षण करें। यानी कि ऐसा भी नहीं, नियंत्रण पाना है हमें। तीसरा है उपाध्याय नियंत्रित। उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम। जब हम किसी टीचर के नियंत्रण में आकर भाषा शिक्षण करेंगे, किसी जो टीचर चाह रहा है वैसी भाषा उपयोग करेंगे तो क्या हमें भाषा शिक्षण पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं, परिपक्वता पा सकते हैं, अधिकार पा सकते हैं, पूरा अधिकार जमा सकते हैं। केवल टीचर के ही सहारे चलते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगला ऑप्शन है यथार्थता निर्धारयितुं व्याकरणस्य उपयोगः। यथार्थ बहुत अच्छा शब्द है संस्कृत में। जैसा है अगर वैसा ही निर्धारण करके, उचित निर्धारण करके, यथार्थ मानी उचित, उच्च निर्धारण करके व्याकरण का उपयोग करें, तभी हम भाषा पर नियंत्रण पा सकते हैं, परिपक्वता पा सकते हैं, अधिकार तभी जमा सकते हैं जब हम उचित तरीका से निर्धारण करके और व्याकरण का उपयोग करें। तभी हम किसी भाषा पर, उस भाषा पर जिस भाषा की हम व्याकरण पढ़ रहे हैं उस भाषा पर हमारा पूरा नियंत्रण, पूरा अधिकार हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा लास्ट वाला, यथार्थता निर्धारयितुं
व्याकरणस्य उपयोगात्। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। व्याकरण व्याकरणस्य बोधनस्य उत्तमो उपयोगः। व्याकरण समझने में बोधन का मतलब होता है समझना। व्याकरण को समझने में उत्तम उपयोग क्या है, ऐसे नहीं समझ में आए तो हमें शॉर्ट कर लेना चाहिए। व्याकरण बोध उत्तम उपयोग। अब हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये व्याकरण समझने के लिए उत्तम उपयोग समझ रहा है। अगर इसमें कोई वैसे शब्द आ जाए जैसे क्वेश्चन में कम, अल्प, विरोध, अवरोध, नास्ति, ना, या फिर अस्वीकार, ऐसे शब्द आ जाएं तो समझ लेना चाहिए हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है या हमारा ऑप्शन नेगेटिव है। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कम उपयोग, अल्प उपयोग, विरोध, इसमें विरोध कर रहा है, अवरोध है, नास्ति है, ना है, अस्वीकार है, ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है। फिर इसे हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना होगा। नेगेटिव जो ऑप्शन है हमें वो ढूंढना होगा, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो इसमें नेगेटिव नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। व्याकरण हम कब समझेंगे, कैसे समझेंगे, देखते हैं। सविवेकम व्याकरणोऽभ्यास उपयोगः। दूसरा है, ये देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ऐसे शब्द अगर आ जाए तो नेगेटिव होगा। अलंकार बोधने केंद्रीकरण। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोग। व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोग। चौथा है व्याकरण सूत्राणाम छात्रई कंठस्थीकरण। जब हमें नेगेटिव दिख जाए, अलंकार आदि की बात करें तो हमें काट देना चाहिए। कंठस्थीकरण की बात करें तो हमें काट देना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन बचे दो,
और वैसे भी देखते हैं, सविवेकम व्याकरणो अभ्यास, विवेक के साथ व्याकरण का अभ्यास करके उसका उपयोग करें तो ये सही हो सकता है। व्याकरण को समझने के लिए उत्तम तरीका जो है वो पूछ रहा है, व्याकरण समझने के लिए उत्तम तरीका, तो सविवेकम, विवेक के साथ, अपने चिंतन के साथ व्याकरण का अभ्यास उपयोग करके तो ये सही हो सकता है। लेकिन अलंकार बोधने, अलंकार समझने पर केंद्रीकरण करके, अलंकार समझने के लिए केंद्र करें, अपने केंद्रीकरण यानी अपनी जो भी क्रियाएं हैं उनको अलंकार समझने के लिए केंद्रित कर दें। व्याकरण कार्याणाम, व्याकरण के कार्यों को एकीकृत करके यानी मिला करके उपयोग करना, जो व्याकरण के कार्य हैं उनको एकीकृत करके उपयोग करना ही हम व्याकरण बोध उत्तम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी सही है। व्याकरण सूत्राणाम छात्रीकरण, व्याकरण के जो सूत्र हैं उन्हें छात्रों से स्मरण करवाएं, याद करवाएं, ऐसे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो गया, तो हमारा सविवेकम व्याकरण अभ्यास उपयोगा और व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोगा, इनमें सबसे अच्छा कौन है? तो व्याकरण का अभ्यास करा रहा है, इसमें उपयोग करवा रहा है फिर विवेक के साथ। लेकिन यहाँ में व्याकरण के जितने कार्य हैं उनको एकीकृत मिला करके और तब उपयोग करें तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? हमारा थर्ड होगा, क्योंकि इसमें जितने भी कार्य हैं व्याकरण के उनको सबको उपयोग करवा रहा है, एकीकृत सबको मिला करके, और इसमें खाली व्याकरण समझने पर व्याकरण को अभ्यास करके करा रहा और ये इसमें समझने पर उसे करा रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड, बिल्कुल सही। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, छात्रा कथाया अंतम परिवर्तन कथाम लिखितुम पुनर्लिखितुम यदा निर्दिश्यते, तद प्रधानोद्देश्य। छात्रों को कथा सुनाए, उसके अंत में परिवर्तन करके कथा को पुनः लिखने को, दोबारा लिखने को, पहले कथा को सुनाएं, उसके अंत में उससे कहें कि तुम उसे परिवर्तन करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे लिखो। तो इसका प्रधान उद्देश्य क्या है? शिक्षक क्या करना चाह रहा है, यही वो पूछ रहा है। कथा से क्या होता है मैंने बताया है आप लोगों को, कथा, कहानी, नाटक, खेल आदि से सृजनात्मकता पैदा होती है, अपसारी चिंतन पैदा होता है, अपसारी बच्चा आउट ऑफ बॉक्स बनता है, रचनात्मक बनता है, संरचनात्मक बनता है। ऐसे अगर कथा कहानी का प्रयोग कराएंगे तो बच्चे कल्पनाशीलता की पैदा होती है, बच्चों में कल्पनाशीलता पैदा होती है, परिकल्पना पैदा होती है, नए नए तरीका खोजता है, खोजबीन, अन्वेषण आदि है, कथा कहानियों से शुरू होता है, नई नई चीज़ें उसमें मिलती है, नई नई चीज़ें खोजता है कथा कहानियों में, तो उससे क्या होगा? सृजनात्मक चिंतन पैदा होगा। आइए देखते हैं। पहले उसको कथा सुनाई, फिर अंत में कहा कि परिवर्तन करके, इसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसे पुनः लिखो, तो शिक्षक का पुनः जो प्रधान उद्देश्य है वो क्या है वो देखते हैं। कार्य संग्रह कौशल वर्धनम,
दूसरा है टिप्पणी लेखन। टिप्पणी लेखन शक्तिवर्धनम। चौथा है भाव कौशल वर्धनम। चौथा है छात्र सृजनात्मक वर्धनम। तो पहला ऑप्शन है कार्य संग्रह, यानी जो कार्य को संग्रह करने का जो कौशल है वो बढ़ जाता है उसमें। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को दोहराएंगे तो उसे कार्य संग्रह, उसमें कार्य संग्रह करने की वृद्धि हो जाती है। लेकिन जो पूछना चाह रहा है वो हम बताएंगे, किसी को कार्य संग्रह के लिए उत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। टिप्पणी लेखन भी बढ़ता है, उसे लिखने की जो क्रिया शक्ति है वो बढ़ जाती है, ये भी सही है। लेकिन भावानुवाद जब पढ़ने की बात करें तो अर्थ ग्रहण की बात करें, पढ़ने की बात करें तो भावानुवाद कौशल बढ़ता है जब पढ़ने की बात आए। लेकिन हाँ, इससे भी भावानुवाद बढ़ेगा, उसके भाव अंदर भाव पैदा होंगे। और छात्र सृजनात्मकता वर्धते, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। मैंने बताया कहानी, कविता आदि से, लेखन, खेल प्रक्रिया आदि से सृजनात्मकता बढ़ता। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य है, एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे में परिकल्पना शक्ति बढ़ाई जाए, सृजनात्मकता बढ़ाई जाए, चिंतन की शक्ति बढ़ाई जाए। कथा कहानी इसीलिए जोड़ा गया है पाठ्यक्रम में, क्योंकि उसमें सृजनात्मकता बढ़ती है। ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य कार्य जो है वो है चौथा, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। एनसीईआरटी सृजनात्मकता को प्रधानता देता है, सीटेट सृजनात्मकता को प्रधानता देता है, तो हमें ये करना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये आंसर होता लेखन शक्ति बढ़ती है लिखने से, ये बिल्कुल सही होता। उसके बाद ये सही होता, लास्ट में ये सही होता। ऐसे ही पहले नंबर का ये, दूसरे नंबर का ये, तीसरे नंबर, और नंबर से पूछ ले तो ऐसे हो जाएगा। याद रखना, इस तरीक़ा से क्रमशः पूछ ले तो क्रमशः ऐसे लगाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक् कौशलम, क्वेश्चन है वाक् कौशलम संवर्धिती। उत्तम उपयोग। अब वाक् कौशल, यहाँ पर कुछ बच्चे वाक्य पढ़ लेते हैं इसे, तो वाक्य कौशल कैसे बढ़ेगा ये भी बताएंगे। तो यहाँ वाक् है, केवल वाक्, वाक् मानी बोलना। एक हमने मंत्र सुना होगा, ओम वाक् वाक्, यानी हमारी बोलने की शक्ति बढ़े। तो वाक् कौशल संवर्धनम, यानी जो वाक् कौशल है उसका संवर्धन, उसे बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम उपयोग कौन सा है ये पूछना चाह रहा है। तो वाक् कौशल कैसे होगा? आपस में वार्तालाप करके, परिचर्चा करके, वाद विवाद करके, संभाषण करके और संप्रेषण आदि से वाक् कौशल बढ़ेगा। भाषण से वाक् कौशल बढ़ेगा। जब हम बोलेंगे तभी हमारा वाक् कौशल बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन है वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन
संदर्भेषु संवहनम। कुछ चीज़ें बता देते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ वास्तविक जीवन आ जाए उसे पहले ही लगा देना चाहिए, लेकिन यहाँ संभाषण वाक्य की बात कर रहा है तो वाक्य किससे होगा, बोलना किससे होगा, ये वास्तविक जीवन संबंधित है। अगर संवहन करेंगे तो ये सही है, लेकिन और उत्तम हो सकता है कोई। यानी संस्कृत में ये सीटेट ज़्यादातर ऑप्शनों को सही देता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही होता है वो लगाना पड़ता है हमें। आइए, अध्यापक, प्रतिमानानां श्रवणम। जो अध्यापक द्वारा कार्य दिया जाता है उनको ध्यान से सुने। अध्यापक द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसको ध्यान से सुने, तो इससे क्या होगा, श्रवण कौशल तो बढ़ेगा लेकिन वाक् कौशल नहीं बढ़ेगा। इससे श्रवण कौशल बढ़ेगा, ना कि वाक्य कौशल। अगर अध्यापक कुछ कह रहा है उसको ध्यान से सुने तो हमें श्रवण कौशल बढ़ेगा, ना कि वाक् कौशल। तो यहाँ वाक् कौशल की बात हो रही है। संभाषणे संभाषणे सर्वथा दोषाणां परिहरणम। जो संभाषण है, संप्रेषण है, वार्तालाप है, वो सर्वदा दोषों को हरता है। जो हमें मतलब कि जो जहाँ कम बोलना आ रहा है, अगर हम संभाषण करते रहेंगे तो जितने भी दोष हैं हमारे वो निकलते चले जाएंगे। चौथा है आह्वान युक्त क्लिष्ट क्लिष्टतर पाठनम। क्लिष्टतर पाठनम पठनम। अच्छे से आह्वान युक्त बोलते हुए पाठ को पढ़ना। तो पाठ को पढ़ना जब होगा तो हमारी इससे क्या होगा, अर्थ भाव, जो भाव खींचने की, अर्थ ग्रहण करने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। और वाक् कौशल तो बढ़ेगा ही, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो कौन सा होगा ये देखना है। तो इसमें ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। वास्तविक जीवन संदर्भेषु संवहनम। लेकिन संभाषणे अगर हम भाषण संप्रेषण आदि करते रहेंगे तो हमारे जो वाक् कौशल के जो दोष हैं वो दूर परिग्रहण हो जाते हैं। तो अति उत्तम तरीका कौन सा है, तो अति उत्तम तरीका है संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिग्रहणम। अगर ये आ जाए तो पहले नंबर का ये है, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये है। और पढ़ने की बात करें तो भाव और अर्थ को देख लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्रयी। अवबोधनम अत्रम परिणामकारी भवति। चित्र अवबोधन, चित्र समझने के लिए यहाँ परिणामकारी जो विधि है वो कौन सी होगी ये पूछना है। तो चित्र समझने के लिए कौन सी परिणामकारी विधि होगी, क्या अच्छा होगा, क्या चित्र देखने से हमारी दृष्टि की जो समझने की दृष्टि समझने की जो
समझने की जो चिंतन शक्ति है वो तर्कशील होगी, चित्र से कला हमारी अच्छी होगी, ये चीज़ें अच्छी होंगी तो ऑप्शन देखते हैं। देखने की शक्ति अच्छी होगी जब हम चित्र बार बार, तो चित्र समझने की शक्ति हमारी अच्छी होगी। अब कैसे होगी आइए देखते हैं। वाक् कौशल वर्धने, वाक् कौशल कब सही होता है? संभाषण से, भाषण से, बोलने से, कथा कहलवाने से, सुनने से नहीं कहलवाने से आदि से भाषण सही होता है। दूसरा ऑप्शन है श्रवण कौशल, श्रवण कौशल वर्धनम। श्रवण कौशल कब होगा? सुनने से, कथा कहानी आदि। भाषण किसी का सुनने से, ज़्यादातर बातों को हम जब सुनेंगे तो हमारा सुनने वाला कौशल सही होगा। संप्रेषण से भी कौशल, सुनने का कौशल सही होता है, वार्तालाप से भी सुनने का कौशल हमारा सही होता है। तीसरा है साहित्य कौशल वर्धनम। साहित्य कौशल वर्धन हमारा होगा अच्छी अच्छी किताबों पढ़ने से, साहित्य पढ़ने से और लिखने से, साहित्य को लिखने आदि से हमारा साहित्य कौशल अच्छा होता है। चौथा है कला कौशल वर्धन। कला कौशल वर्धनम, तो कला कौशल हमारा किससे? चित्र आदि देखने से, चित्र को समझने से कला कौशल बढ़ेगा, चित्रकारी करने से कला कौशल बढ़ेगा, कला करने से चित्रकारी बढ़ेगी। यही सब एक चीज़ एक दूसरे से मिले हुए होते हैं कौशल, तभी हम कर पाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, तो हमें बिल्कुल समझना है कि क्या चाह रहा है, ये क्या मांग रहा है, उसी तरह से आंसर देना चाहिए। संस्कृत कोई कठिन चीज़ नहीं है, हमें बस समझ के करना है। सीटेट कोई भी कठिन पेपर नहीं है, केवल हम समझ के करेंगे, उसके शब्दों को समझ के करेंगे तो हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा कला कौशल वर्धनम, यानी चित्रकारी आदि से हमारा कला कौशल बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे।